युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 61 मेंशन में। मन्नत सोकर उठ गई थी और वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बालकनी में आकर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा ले रही थी। आज उसने बहुत युवराज के बारे में सोचा। सोच सोच के उसके सिर में दर्द होने लगा था और उसे भी पता है कि वह सोच के कुछ कर नहीं सकती, ना ही उसकी कोई हेल्प कर सकती, ना ही किसी और की कोई, उसके हाथों में कुछ नहीं है। अगर आज वह शर्मा हाउस उनके फैमिली से मिलने भी गई और यह बात युग को पता चला तो वह उस पर चिढ़ जाएगा। तो मन्नत ने खुद से फैसला ले लिया कि वह ऐसी कोई भी काम नहीं करेगी जिस वजह से उसे युग के गुस्से का सामना करना पड़े। उसे नैना की याद आने लगा कि नैना ने उससे एक दो बार युवराज के बारे में बताना चाहा। इनफैक्ट वह उसके बारे में बहुत कुछ जान भी गई थी, पर एक मैं पागल थी जो उसकी बातों पर कभी भरोसा नहीं की। मन्नत आज बहुत उदास थी और उसकी उदासी के उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आज वह नीचे भी नहीं गई, पूरा दिन कमरे में ही रही। वह बालकनी में खड़े होकर नीचे देख रही थी, तभी उसे शेरा गार्डन में दिखाई दिया जो कि फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। जब से मन्नत मेंशन में आई है, आज पहली दफ़ा था कि उसने शेरा को अकेले देखा, क्योंकि वह हमेशा युग के साथ ही रहता है और उसे भी पता था कि शेरा को चोट लगने की वजह से वह रेस्ट कर रहा है। मन्नत कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकली और नीचे आते हुए और डायरेक्ट गार्डन एरिया में आ गई, जहाँ पर शेरा फ़ोन पर बातें कर रहा था। मन्नत अपने दोनों हाथ फोल्ड करके शेरा के पीछे खड़ी हो गई। वहीं शेरा ने भांप लिया कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है और पीछे मुड़कर देखा तो मन्नत को देखकर उसने अपना कॉल काट के मोबाइल जेब पॉकेट में रख लिया और एकदम साइलेंट आवाज़ में कहा, जी कहिए मैम। मन्नत भी बड़े इज्जत के साथ कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शेरा ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आपको कुछ काम था? मन्नत ने ना में सिर हिलाते हुए बोली, कुछ काम तो नहीं था, क्यों मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ? शेरा हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैम ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए आपको क्या कहना है? मन्नत ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें यहाँ पर देखा तो चली आई बातें करने। वैसे तुम्हें यह चोट कैसे लगा? शेरा युग का एकदम वफादार बॉडीगार्ड है, उसका गला कट जाएगा चलेगा, पर वह युग का इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं कर सकता। मन्नत के सवाल सुन उसने बात घुमाते हुए कहा, रात को मेरे कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, जिससे मेरी उसकी बहस के साथ झगड़ा हो गया, जिसके चलते मुझे चोट लग गया और उसका नुकसान हो गया था, जिस वजह से पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। शेरा की बातें सुन मन्नत ने तुरंत यकीन कर लिया और फिक्र जताते हुए कहा, ओह ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें और आगे से ध्यान देकर गाड़ी चलाया करो। जी मैम, शेरा ने कहा। मन्नत को लगा शेरा उसके सवालों का जवाब दे रहा है तो और भी उससे कुछ पूछ लिया जाए, और शेरा उसे पहली बार इतना फ्री दिख रहा है क्योंकि 24 घंटा तो वह युग से भी ज़्यादा बिजी रहता है। मन्नत ने आगे शेरा से पूछा, वैसे तुम अपने बॉस के साथ कितने साल से काम कर रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बहुत टाइम से कर रहे हो। जी, शेरा ने अपना सिर हिलाते हुए कह दिया। मन्नत ने आगे पूछा, वैसे तुम अपने बॉस के बारे में क्या क्या जानते हो? मेरा मतलब है कि उन्हें किस बात पर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किस बात पर नहीं आता। ऐसे तुम तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। मन्नत के सवाल सुन फिर से शेरा मुस्कुरा दिया और कहा, मेरे बॉस के जैसा कोई बॉस नहीं होगा। वह बहुत सख्त दिखते हैं पर वह बिल्कुल भी नहीं है। शेरा की बातें सुन बीच में मन्नत टोकते हुए बोली, अच्छा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। शेरा ने आगे कहा, मैम जब वह मुझ पर गुस्सा करते हैं ना, तब मुझे और भी अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है मैं उस काबिल हूँ कि उनकी डांट मुझे सुनने को मिल रहा है, और जब तक मैं उनकी डांट ना सुनूं तब तक मैं कोई भी काम ठीक से नहीं करता हूँ। और मुझे आदत भी हो गया है। मैं चाहता हूँ वह रोज़ मुझे किसी न किसी बात पर टोके। अगर वह मुझे नहीं टोकेंगे तो मैं गलत ट्रैक पकड़ लेता हूँ। शेरा की बातें सुन मन्नत एकटक उसे देखती रह गई। एक पल के लिए वह भी उसकी बातों में खो सी गई, क्योंकि उसने भी बहुत बार युग के डांट को फील किया है कि वह बेवजह में कभी नहीं चिल्लाता। वह हमेशा उस पर्सन के अच्छे के लिए ही चिल्लाता है। मन्नत युग के ख्यालों में खोई थी कि शेरा वापस बोल पड़ा। मैम, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और यह बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। कभी भी बॉस तक नहीं जाना चाहिए। मन्नत शेरा को घूरकर देखने लगी। आखिर ऐसी क्या बात बताने जा रहा है जो युग को नहीं पता चलना चाहिए। मन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है, बताओ क्या बात है। शेरा ने बताना स्टार्ट किया। मैम, जिस दिन आपकी सगाई था और युवराज का जो एक्सीडेंट हुआ था वह बॉस ने नहीं किया था। वह कार मैं चला रहा था। और आप ही सोचो, जिस दिन आपकी सगाई थी उस दिन युवराज शर्मा कहाँ पर था और क्या कर रहा था। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? शेरा की बातें सुन मन्नत का दिल 1 मिनट के लिए जोरों से धड़कने लगा। आखिर शेरा कहना क्या चाह रहा है? मन्नत ने अपना सिर ना में हिला दिया। उससे कुछ बोला नहीं गया। शेरा ने आगे बताना जारी रखा, क्योंकि युवराज को यह ड्रग्स स्मगलिंग करना, किसी को अगवा करना, लड़कियों की तस्करी करना, यह कुछ सालों से वह इन कामों में लगा है। और उसने सोचा बॉस के मैन्युफैक्चरिंग वाले प्लांट पर ड्रग्स के मामले में फंसाने के लिए जो जाल, वह नाकामयाब रहा। और इस बीच में वह भागने के चक्कर में मेरे कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। हमारे बॉस को आए दिन न जाने किन किन लोगों की धमकियाँ आता रहता है। कभी किसी बिजनेस वाले का तो कभी किसी डॉन का। बॉस को इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर युवराज शर्मा को जो ऑफ़र मिला था और उसे लगा कि वह हमारे बॉस को बहुत आसानी से हरा देगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। शेरा की एक एक बातें सुन मन्नत का दिल बैठते जा रहा था। आज वह सुबह से ही परेशान थी कि शेरा के कहने पर वह और भी परेशान होने लगी। वह अपने सभी ख्यालों को साइड में रखते हुए शेरा से पूछी, पर तुम्हारे बॉस तो मुझसे बदला लेना चाहते थे। शेरा ने कहा, जी मैम, बॉस आपसे बदला लेना चाहते थे, पर वह अपने तरीके से। उन्हें भी जब पता चला कि आपकी एंगेजमेंट युवराज शर्मा से हो रहा है, तब उन्होंने आपको ऑफ़र दे दिया। इसमें सोचिए, उन्होंने आपको ही सेव किया है। आप उनके इंटेंशन को गलत मत समझिए। शेरा और मन्नत की काफ़ी देर तक इस टॉपिक पर कन्वर्जेशन चलता रहा। अब मन्नत के जो दिल में युग के लिए नफ़रत पहले से भरा था, वह आज कहीं न कहीं ख़त्म होते दिखाई देने लगा, क्योंकि शेरा ने साफ शब्दों में कहा कि और उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। और आज जो युवराज पकड़ा गया उसमें उसकी अपनी करतूतों की वजह से उसकी यह हालत हुआ है। शेरा ने मन्नत से विनती करते हुए कहा कि उसके बॉस को ये बात नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको ये सब बताया है। मन्नत ने प्रॉमिस किया कि वह नहीं कभी किसी को बताएगी। मेहता बंगलो, शाम का समय। रेहान जैसे लिविंग एरिया में आया, उसकी नज़र अभय और नैना पर गया, जो दोनों मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। नारायण जी भी वहीं बैठे थे। नैना ने कहा, आप सब बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। नैना इतना बोलकर किचन में जाने लगी कि अभय कहाँ शांत बैठने वाला था। वह भी नैना के पीछे पीछे जाते हुए कहा, नैना भाभी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ कॉफ़ी बनाने में। रेहान अभय को टोकते हुए कहा, तू क्या करने जा रहा है किचन में? अभय मुस्कुराते हुए कहा, भाभी की मदद करने जा रहा हूँ। चल तू भी आजा, दोनों मिलकर करेंगे। रेहान अभय की बातों को इग्नोर करके सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। वहीं अभय नैना के साथ किचन में जाकर
कॉफ़ी बनाने में उसकी मदद करने लगा। नैना की जब से शादी हुआ है वह इस घर को बॉयज़ हॉस्टल ही समझ रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसे छोड़कर एक भी लेडीज़ नहीं है। पर अभय के साथ उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि अभय मजाकिया किस्म का था। कुछ ही देर में रेहान फ्रेश होकर नीचे लिविंग एरिया में आया तो नैना और अभय किचन में से हंसते हुए बाहर आ रहे थे। नैना ने अपने हाथ में कॉफ़ी का ट्रे लेकर आई, वहीं अभय के हाथ में स्नैक्स ले बाहर दोनों आकर बैठे। नैना ने रेहान के हाथ में कॉफ़ी दिया, वहीं अभय ने ट्रे में से कॉफ़ी का मग उठाया और नारायण जी के लिए चाय, क्योंकि वह कॉफ़ी नहीं पीते। नारायण जी को अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। उनका घर हरा भरा हंसता खेलता। वहीं अभय जो था नैना के होते हुए वे भूल ही गया कि उसका दोस्त भी बैठा है। वह दोनों आपस में बातें करते बिजी हो गए। अभय तो पूरा का पूरा रेहान को इग्नोर कर दिया। कई दफ़ा तो रेहान अभय से बात करने के लिए होंठ हिलाया, यहाँ तक कि एक दो शब्द कहे भी, पर अभय इतना बिजी था कि वह उसकी पूरी बात को इग्नोर कर दिया। नैना कॉफ़ी पीने के बाद बोली कि अब मैं डिनर के लिए तैयारी करती हूँ। अभय ने कहा, भाभी मैं भी आपकी हेल्प करूँगा डिनर के लिए, और आज तो मैं आपके हाथों का ही खा कर जाने वाला हूँ। वह इतना बोल सोफे से उठा कि रेहान अपनी आंखें छोटी करते टोकते हुए बोला, अभय 1 मिनट रुक। रेहान के रोकते ही अभय रुक गया और पीछे मुड़कर वह रेहान को सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसको इस तरह से देखता देख रेहान ने आगे कहा, तू क्या किचन में जाकर रोटियां बनाने वाला है? रेहान की बातें सुन अभय जोर से हंसने लगा, फिर बोला, तो क्या हो गया, आज भाभी के साथ रोटियां भी सेक लूँगा। रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अभय उसे अनदेखा कर रहा है। वह उसे कितनी बार रोकने की कोशिश किया, पर अभय रुका नहीं। वह तो नैना के पीछे पीछे किचन में चला गया। नारायण जी भी अभय की हरकतों पर हंस रहे थे। उन्हें तो अच्छा लग रहा था कि उनके घर में सब हिल मिल कर रह रहे हैं। नैना के आने के बाद उनका घर हरा भरा दिख रहा है, पर वहीं रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नैना भी बिल्कुल उसे अटेंशन नहीं दे रही थी। अभय तो सिर्फ उसके पीछे पीछे घूमे जा रहा था। रात का समय, नैना ने सभी के लिए खाना रेडी कर दिया। उसने खाने में 2-3 अलग अलग तरह की सब्जी बनाई और साथ ही साथ में उसने पुलाव भी बनाया, जिसमें उसे बहुत मेहनत लगा और उसकी मदद अभय ने बखूबी किया। वे दोनों 1 घंटे के ऊपर किचन में रहकर खाना बनाए। उसके साथ उनके घर का सर्वेंट कदम भी मौजूद था, पर उसने सिर्फ ऊपर ऊपर का ही काम किया। रात में जब खाना खाने सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, नैना ने सभी के लिए खाना सर्व किया। सबसे पहले उसने नारायण जी को खाना प्लेट में निकाली, उसके बाद बाकी लोगों को। डाइनिंग टेबल पर चारों बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं अभय और नैना अभी भी बातें करने में बिजी थे। वे दोनों जरा भी ध्यान रेहान के तरफ नहीं था, क्योंकि अभय को भी पहली बार नैना के साथ इतना लगाव हो गया था। रेहान चुपचाप बैठकर जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर लिया और सबसे पहले वह उठकर अपने कमरे में जाने लगा। उसको रोकते हुए अभय ने कहा, रेहान तू इतना जल्दी क्यों जा रहा है? उसकी बातें सुन रेहान रुक गया और उसे देखकर बोला, मेरा यहाँ रहकर भी क्या फ़ायदा, तू तो बिजी है। रेहान अपने कमरे में आकर बालकनी में खड़े होकर स्मोक करने लगा। लगभग आधे घंटे तक वह स्मोक करता ही रहा। उसके बाद वह अपने कमरे में आया तो भी उसे रहा नहीं गया, तो वह कमरे से निकल नीचे आया तो लिविंग एरिया में नारायण जी के साथ नैना अभय तीनों ठहाके मारकर हंस रहे थे। रेहान भी नीचे आ गया। अभय की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कर तू गेस्ट रूम में जाकर सो जा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू घर जाने वाला है। उसकी ऐसे ताने भरे लफ्ज़ सुनकर अभय नारायण जी से कहा, देखा अंकल,
कैसे बोल रहा है, ये मुझसे ना जलता है। अभय के मुंह से ये शब्द सुनते ही रेहान हंसते हुए कहा, मैं तुझसे जलता हूँ और जलने के लिए रीज़न? अभय मुस्कुराते हुए कहा, तू हम तीनों की दोस्ती देखकर जल रहा है ना अंकल? भाभी मैं सही कह रहा हूँ ना? अभय की बातें सुनकर नारायण जी नैना हंसने लगे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर वह अभय की बातों में हाँ भरते तो रेहान नाराज हो जाता, क्योंकि सबको पता है रेहान की आदतें, वह छोटी छोटी बातों पर भी रिएक्ट करने लग जाता है। रेहान चुपचाप सोफे पे आकर बैठ गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको अभय और नैना उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। अभय कुछ सोचते हुए रेहान से कहा, ठीक है ये सब जाने दे, मैं चाहता हूँ हमारे पुराने जितने भी दोस्त हैं हम सब मिलकर कल पार्टी करेंगे, क्या कहता है? अभय की बातें सुन रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अभी तक वे दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे, तो अभी उन दोनों को रेहान पूरी तरह से इग्नोर करने लगा। अभय ने रेहान को इग्नोर करके नैना से कहा, भाभी आप ना कल रेडी रहो, कल की पार्टी मेरे तरफ से, और आप दोनों मैरिड कपल को आना है। अभय की बातें सुन नैना रेहान की तरफ देखने लगी कि वह क्या कहेगा। नैना को अपनी तरफ देखता देख रेहान ने कहा, इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। रेहान को ऐसा बोलता देख अभय उसे टोकते हुए कहा, भाभी आप इसके बातों का ज़्यादा ध्यान मत देना, आप कल रेडी रहना। अगर यह आपको लेकर नहीं आता है तो आप मुझे बताना, मैं इसकी अच्छी खासी क्लास लगाऊंगा। रेहान कुछ कहता या अभय कुछ बोलता, उसके पहले नारायण जी बोल पड़े, नैना बेटी कल तुम रेडी रहना और रेहान के सभी दोस्त से मिलना, उसके दोस्त तुम्हारे दोस्त। नारायण जी ने कह दिया तो रेहान उनकी बातों को टाल नहीं सकता, और वह वहाँ बैठा तो था पर कुछ बोला नहीं। और नैना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अभय सोफे से उठा और रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, कल तैयार रहना मेरे दोस्त। अभय नारायण जी को भी बाय किया और नैना को भी बाय किया और अपने घर जाने के लिए निकल गया। इधर मेंशन में मन्नत शेरा से बातें करके मेंशन के अंदर आ गई थी और सीधे अपने कमरे में आकर बेड पर पेट के बल गिर गई और बहुत सी बातें वह सोच सोच के उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे युवराज के बारे में जो कुछ भी पता चला था उसे बहुत तकलीफ होने लगा था, क्योंकि वह बहुत सी बातों से अनजान थी और उसे आज एक एक करके सच्चाई सामने आने लगा। तभी नैना का ख्याल आया। उसका दिल कर रहा था कि नैना को भी अभी कॉल करे, जो कुछ उसने न्यूज़ देखा या उसे इधर उधर से जो बातें पता चला है वह सब नैना से कहकर अपना मन हल्का करे। पर रात होने की वजह से उसने कॉल नहीं किया, क्योंकि वह कल सुबह उसे कॉल लगाएगी और अपने मन में सोचने लगी है, न्यूज़ देखकर तो नैना को भी पता चल गया होगा कि युवराज ने क्या किया है। तभी उसे युग का ध्यान आने लगा। क्या युग को यह सब पता होगा? युग का ख्याल आते ही मन्नत का दिल जोरों से धड़कने लगा। मन्नत खुद से कहते हुए बोली, हो ना हो युग ने भी यह न्यूज़ देख लिया होगा, उसे भी पता चल गया होगा। पर नहीं, उसे नहीं पता होगा, क्योंकि वह तो काम में बहुत बिजी रहता है, उसे कैसे पता चलेगा? और अगर उसे पता चल गया होगा तो वह क्या सोचता होगा? मन्नत यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया और युग कमरे में अंदर दाखिल हुआ। युग को देख मन्नत एकदम सीधे बैठ गई। मन्नत लगातार एकटक युग को ही देखती रही। वहीं युग एक नज़र मन्नत को देख अपना मोबाइल टेबल पर रखा दिया और कोट निकाल कर सोफे पर रख टाई नोट ढीला करने लगा। युग आज जल्दी घर आ गया था और मन्नत को इस तरह देखता देख युग जैसे कुछ बोलने के लिए होंठ हिलाया ही था कि उतने में दरवाज़ा नॉक की आवाज़ आया। मन्नत ने कहा, मैं देखती हूँ। इतना बोल
मन्नत दरवाजे के पास चली गई और दरवाज़ा खोली तो रोमा खड़ी थी और उसने उससे कहा, आप दोनों को बड़ी मैडम ने डिनर के लिए नीचे बुलाया है। मन्नत ने रोमा से कहा, हाँ तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। इतना बोल मन्नत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आई तो युग वॉशरूम में चला गया तो मन्नत कमरे से बाहर निकल के नीचे आ गई, जहाँ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे। मन्नत भी बैठ गई, पर आज उसके मन बिल्कुल भी कहीं नहीं लग रहा था। 5 मिनट के बाद युग भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और मीरा जी ने युग को खाना सर्व किया। सभी लोग ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। वहीं मन्नत बहुत स्लो खा रही थी। एक बार तो मीरा जी ने भी कहा, मन्नत बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो। उनकी बातें सुनकर मन्नत हड़बड़ा सी गई और झूठी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ज़्यादा सो गई दोपहर में, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। मीरा जी ने आगे कहा, हाँ आज तुम कुछ ज़्यादा ही सोई थी, इसलिए तो दिन भर नीचे नहीं आई। युग मुंह में बाइट रख चबाते चबाते मन्नत को देखने लगा। जब मीरा जी ने इतना कहा तो वह और भी गौर से देखने लगा। उसे समझने में देरी नहीं लगा कि यह जो भी उसके चेहरे पर उदासी है या परेशानी, वह किस वजह से है। वह तो खाने में मस्त था, क्योंकि युवराज की बर्बादी ही उसकी जीत है। युग कंटिन्यू अपने खाने पर फोकस देने लगा। कुछ ही देर में सभी लोगों ने खाना खा लिया। मन्नत उठकर वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे युग भी कमरे में आया। मन्नत नाइट कपड़े ले वॉशरूम में चली गई और जब वॉशरूम में से बाहर निकली तो उसकी नज़र सामने गया, जहाँ युग सोफे पर बैठा था। मन्नत ने ऐसे दिखाया कि उसने उसे देखा ही नहीं और वह बेड की ओर जाने लगी कि तभी युग ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। आज मन्नत को युग के सामने न जाने क्यों बहुत शर्म आ रहा था। उसे यही लग रहा था कि अगर युग ने युवराज का न्यूज़ देख लिया रहेगा तो वह क्या सोचता होगा। सबसे बड़ी बात, मन्नत को खुद के लिए तकलीफ दे रहा था कि वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। युग के कहने पर मन्नत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। युग ने कहा, बैठ जाओ। युग का इतना कहना कि मन्नत साइड में बैठने जा रही थी कि उतने में युग ने झट से उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया, जिसके चलते मन्नत सीधे उसके गोद में जा गिरी। उसके दोनों हाथ युग के सीने पर थे। मन्नत जैसे गुस्से में युग की तरफ देखी तो युग अपने एक हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? युग का इतना कहना कि मन्नत अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी और बात छुपाते हुए बोली, मैं और परेशान नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। युग ने उसके चीन को पकड़ ऊपर करते हुए कहा, सच सच बोलो, क्या बात है? मन्नत वापस युग की आंखों में देखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई थी। आज मन्नत को युग के इतने करीब सुकून दे रहा था, उसकी फिक्र करता देख, बार बार सवाल पूछता देख मन्नत को अच्छा तो लग रहा था, पर वह क्या ही बताए। अगर कोई और बात होती तो वह जरूर उससे कह देती, पर बात तो युवराज की थी, इसलिए वह कुछ बता नहीं रही थी। युग को समझ गया कि मन्नत कुछ नहीं कहेगी, इसलिए उसने खुद ही कहा, तुम कहीं युवराज की न्यूज़ देखकर तो नहीं परेशान हो ना? अगर उसकी वजह से परेशान हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट सुनते ही मन्नत युग को घूर के देखने लगी। वहीं युग ने आगे कहा, मेरी बीवी अपने पति के सामने किसी गैर मर्द को याद करके उदास हो रही है, तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही ना। मन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, क्या मतलब कि किसी गैर आदमी
युग अब मन्नत को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। वह अपने दोनों हाथ उसके कमर पर फेरते कहा, आज का न्यूज़ देख के परेशान हो ना। युग का इतना कहना कि मन्नत और भी परेशान हो गई। वह अब क्या ही कहे। उसको कुछ न बोलता देख युग ने आगे कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वह कुछ ऐसा करेगा। युग ने जो कुछ भी युवराज के बारे में कहा, मन्नत की आंखों से आंसू आ गया। वह झट से युग के गले लग रोने लगी। मन्नत रोते ही बोली, मुझे लगा था तुम मुझे गलत समझोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब से न्यूज़ देखी हूँ ये सब पता चला है, मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे शर्म आ रहा है। युग मन्नत के बालों को सहलाते हुए खुद से थोड़ा दूर किया और उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्यों शर्म आ रहा है? गलती उसने किया, सजा उसे मिल रहा है, इसमें तुम्हें क्यों शर्मिंदगी आना चाहिए? और रही बात युवराज की, तो आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सामने उसका कभी जिक्र मत करना, वरना पनिशमेंट के लिए तुम रेडी रहना। समझ में आई मेरी बात तुम्हें? मन्नत ने बच्चों की तरह सिर हाँ में हिला दिया। वहीं युग ने उसे वापस उसके सिर को सहलाते हुए अपने सीने से लगा लिया और कहा, उसका तुम जरा भी टेंशन मत लो। उसने जो अपने कर्म किए हैं उसे उसकी सज़ा मिल रहा है। उसमें दूसरों की कोई गलती नहीं। खुद को मत ब्लेम करो। युग की बातें सुन मन्नत ने हम कहा और अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी कि तभी युग की नज़र मन्नत के होंठ पर गया और वह उसे नशीली नज़रों से देखने लगा। मन्नत रोने की वजह से उसकी आंखें गीली थी। तभी युग ने आगे कहा, वैसे तुम्हारा वह ट्रिक बहुत पसंद आया है। मन्नत सोचने लगी, कौन सा ट्रिक? वह कुछ पूछ पाती कि युग अपना होंठ उसके होंठ पर रख किस करने लगा। अब जाके मन्नत को समझ में आया कि युग कौन सा ट्रिक कह रहा था। मन्नत तो सुन ही पड़ गई। वह युग से छूटने के लिए कसमसाने लगी कि युग ने अपने एक हाथ से पीछे से उसके गर्दन को पकड़ के रखा था और दूसरा हाथ उसके कमर पर था। युग का किस करने का तरीका मन्नत को अब पता चल गया है कि वह एक बार किस करने लगा तो 10 मिनट के ऊपर तक छोड़ता ही नहीं है और उसकी किस एकदम पैशनेट में बदल जाता है। मन्नत उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी पर नाकामयाब रही, क्योंकि युग पीछे से उसका गर्दन कस के पकड़ रखा था और अपना पूरा ताकत लगाकर उसे किस किए जा रहा था। पहले तो वह हल्के में ही करता है, पर उसका टेस्ट मिलते ही वह उस पर पूरी हावी हो जाता। जब मन्नत को सांस लेने में दिक्कत होने लगा तब जाकर युग ने उसके होठों को आज़ाद किया, पर उसने पीछे से उसका गर्दन अभी तक नहीं छोड़ा था और उसे आज़ाद करते ही उसके होठों को देखने लगा जो हल्के लाल हो चुके थे और अभी भी गीले ही थे। मन्नत तेजी से सांस ले रही थी, जिसके चलते उसका ब्रेस्ट अप डाउन होने लगा और वहीं युग अपनी नशीली आंखों से उसे स्कैन करते उसके होठों को देखते देखते उसके ब्रेस्ट तक आके रुक गया। मन्नत जैसे नॉर्मल हुई और युग को देखी तो उसे अपने आप पर शर्म आने लगा। वहीं युग टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे सेड्यूस करते कहा, वैसे मैं चाहूँ तो इसके आगे बढ़ सकता हूँ। वैसे मुझे भी लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। मन्नत जैसे उठने को हुई कि युग ने वापस उसकी कमर को पकड़ लिया और वह उठ नहीं सकी। यही मौका था, युग उसे परेशान करने लगा। मन्नत रिक्वेस्ट करते हुए युग से बोली, प्लीज़ मुझे सोना है, मैं मेंटली थोड़ी स्ट्रेस हूँ, मैं थक भी गई हूँ। उसका ये जवाब सुन युग अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए उसे देखने लगा। वह उसे इस तरह से देख रहा था मानो जैसे पूरा मेंशन का काम यही करती हो। युग मन्नत का मजाक बनाते हुए कहा, तुम्हें सोने के मामले में सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस टैलेंट को तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम कंटिन्यू 24 घंटे ही एक ही जगह पर सो सकती हो।
युग का इतना बड़ा लेक्चर सुन मन्नत अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगी और बोली, ज़्यादा सोने से इंसान फ्रेश रहता है। और वह अपनी चीन पर फिंगर रख सोचने लगी। उसकी हरकत देख युग इसके आगे क्या ही बोले। कुछ सोचकर कहा, जाओ जाकर सो जाओ, वरना मेरा इरादा कुछ और है आज। युग के मुंह से ये सुन मन्नत उसके कहने का मतलब अच्छे तरीके से समझ गई। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और उबासी लेते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रहा है। वह हड़बड़ाते इतनी स्पीड में भागकर बेड पर गई और जाकर पेट के बल गिर गई। वह जो इतनी देर से परेशान थी युवराज को लेकर, अब जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स होने लगा। जब से युग ने उससे कहा कि वह उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। आज युग कहने का लहजा बहुत ही अच्छा था, जो कि मन्नत को भी अंदर से काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वह बार बार उसके नाम से मन्नत पर शक ही किया है, पर आज कुछ और था। वहीं मन्नत अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और युग सोफे से उठा और बालकनी में चला गया। सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा, क्योंकि वह भी आज अंदर से काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में मोनिका अपने कमरे में बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि युवराज यह सब काम करता था। वह भी पूरी तरह शॉक हो गई थी कि यह आदमी किस हद तक गिरा हुआ है। उसे तो अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था, कहीं इन सब में उसका नाम आ गया तो। पर वह अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली, नहीं, मैं तो यह सब काम थोड़ी ना उसका साथ मिलकर दे रही थी। मैंने तो सिर्फ मन्नत का इन्फॉर्मेशन ही उसे दिया था। बाकी वह क्या करता है इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं। मोनिका कहने को तो अपने आप को तसल्ली दे रही थी, पर उसे अंदर से बहुत डर था। उसके हाथ पैर थरथराने लगे थे। अगर जरा भी मेरा नाम इन सब में आया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे अपने भाई के सामना करूंगी। मोनिका का यही सोच सोच के बुरा हाल हुए जा रहा था, पर वह कर भी क्या सकती है। नेक्स्ट डे। एक दिन का वक्त बीत चुका था, पर युवराज की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मयंक तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो उसका सहारा था, अब वह सहारा जेल में है। उनकी फैमिली की बदनामी भी बहुत होने लगा। आसपास के लोग या उनके साथ में जो बिजनेस कर रहे थे, तरह तरह के अब बातें बनाने लगे। हर जगह उन्हें मुँह छुपाने पड़ रहा था या उन्हें सफाई देना पड़ रहा था। मयंक ने ठान लिया कि वह अपने भाई को निर्दोष साबित करके रहेगा और पता लगाएगा कि उसे इन सब में किसने फंसाया है। अगर वह आदमी मिल गया तो उसे पूरी तरह बर्बाद करके रख दूंगा। मयंक यही सब सोचकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था। इधर काव्या और राहुल। काव्या ने काफ़ी दिनों से राहुल को मैसेज नहीं की, क्योंकि युग और मन्नत के रिश्ते में उतार चढ़ाव चल रहा था और इन्हीं सब की वजह से उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगा गया था। पर अब वह 2 दिन से वापस राहुल को उसी फेक आईडी से मैसेज करना स्टार्ट कर दी, जो उसने फेक आईडी बना रखी थी। अब वे दोनों चैटिंग करते करते अच्छी उनकी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि काव्या ने वैसा ही सिचुएशन बना दिया था। और अब काव्या ने राहुल से जिद करने लगी कि वह उसके साथ कॉफ़ी पर चले। बेचारा राहुल, उसे क्या पता कि वह उसकी वाइफ ही उसके साथ ये सब कर रही है। पहले तो राहुल ना किया, क्योंकि वह ये सब मैटर में कभी पड़ना नहीं चाहता। वह अब बहुत ज़्यादा सिंसियर और मैच्योर पर्सन बन चुका था। शादी होने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ काव्या के सिवा कभी किसी के साथ घूमना फिरना तो दूर की बात सोचता तक भी नहीं है। पर काव्या के लाख जिद करने के बाद आखिरकार राहुल भी तो इंसान ही है। वह भी मान गया। वह तो अपना बिजनेस इन्वेस्टर ही समझ रहा था। राहुल ने हाँ कहते हुए पूछा कि उसे अब कॉफ़ी पर जाना है। इधर से काव्या ने कहा, मैं भी फ्री होते ही आपको प्लेस बता दूंगी कि कहाँ की कॉफ़ी ज़्यादा टेस्ट है।
इधर से राहुल ने मैसेज के रिप्लाई में ओके कर दिया। उसके ओके का मैसेज देख काव्या तो तिलमिला सी गई। उसका तो दिल कर रहा था कि अभी वह राहुल का खून कॉफ़ी समझ के पी जाए कि उसने ओके का मैसेज क्यों किया। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। देखते देखते शाम हो चुका था। अभय ने नैना को कॉल करके कह दिया कि वह जल्दी से रेडी हो जाए, पर रेहान तो अभी तक घर नहीं आया ही नहीं था। नारायण जी ने भी नैना को रेडी होने के लिए कह दिया कि रेहान आता ही होगा और तुम पहले ही रेडी हो जाओ क्योंकि उसे तो टाइम नहीं लगेगा रेडी होने में। सबके कहने पर आखिरकार नैना रेडी हो ही गई, पर रेहान अभी तक घर नहीं आया। अभय ने रेहान को कॉल करके भी बताया कि उसे टाइम से पहले आना है, पर रेहान ऑफिस में इतना बिजी था कि वह कोई जवाब नहीं दिया। इधर शाम से अंधेरा होने लगा, पर रेहान अभी तक घर नहीं आया। नैना ने सोचा उसे कॉल करे, पर वह क्या बोलेगी उसे, वह भी तो अंदर ही अंदर सोचना पड़ रहा था। कहीं उसने उसे नाराज कर दिया तो। नारायण जी ने जब देखा कि अंधेरा होना चालू हो गया पर रेहान अभी तक घर नहीं आया, तो उन्होंने अपने मोबाइल से रेहान को कॉल लगवाया। उनका कॉल देख रेहान ने कॉल रिसीव कर लिया। नारायण जी रेहान को जल्दी से घर आने के लिए कह दिया, पर रेहान आज इतना बिजी था कि उसने अपने डैड को कहा कि वह आज घर नहीं आ सकता, उसे घर आने में बहुत लेट होगा। जब नैना को पता चला कि रेहान को आज घर आने में लेट होगा तो वह जो रेडी होकर बैठी थी उसने सोचा अब अपने कपड़े चेंज कर ले। वह सोफे से उठकर कमरे की ओर जा ही रही थी कि अभय आ टपका। आते ही नारायण जी ने कहा, अंकल अगर रेहान नहीं आ सकता तो क्या हुआ, भाभी को हम हमारे साथ लेकर जा ही सकते हैं। रेहान नहीं जा रहा ये सोचकर नैना भी जाने के लिए संकोच करने लगी। क्या उसको इस तरह सोचता देख बिना परमिशन के जाने के लिए सोच रही है, जिसके चलते उसने रेहान को कॉल लगाया। बार बार घर से कॉल आता देख रेहान इरिटेट होने लगा और उसने अभय का कॉल रिसीव करते ही रौबदार आवाज़ में बोला, मुझे ऑफिस से घर आने के लिए लेट होगा, तुम लोग पार्टी चले जाओ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ऑफिस से निकलते डायरेक्ट तुम लोगों के पास ही आऊँगा, तब तक तुम लोग जाकर एंजॉय करो। रेहान का परमिशन मिलते ही अभय उछलने लगा। वहीं नारायण जी खुश हो गए कि रेहान नैना को जाने के लिए कह रहा है और अगर उसे टाइम मिला तो वह खुद पार्टी अटेंड करने आएगा। नैना का अभी भी अकेले जाने का मन नहीं था, पर वह नहीं भी गई तो अभय नाराज हो जाएगा क्योंकि यह सब उसने अरेंज किया है और रेहान के ही तो सभी दोस्त वहाँ रहेंगे। थोड़ी देर में अभय और नैना मेहता बंगलो से निकलने लगे। यह पार्टी मुंबई के गोल्डन होटल के टॉप फ्लोर पर अभय ने रखा था। रेहान के काफ़ी दोस्त मैरिड थे, वे सभी अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर आए थे और जो सिंगल थे जैसे अभय और भी उसके एक दो दोस्त थे जो अभी भी सिंगल ही थे। रेहान के ज़्यादा जिगरी दोस्त तो नहीं हैं, कुछ ही हैं जो बहुत ही क्लोज हैं और सबसे ज़्यादा उसका क्लोज तो दोस्त और सिर्फ अभय ही है जिसके वह अपनी पूरी बात शेयर करता है। बाकियों को तो इतना डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ हाय हेलो के लिए ठीक है। वहीं नैना को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वह इतने बड़े लोगों के साथ कभी पार्टी नहीं की और आज वह पार्टी में भी आई है तो अकेले, जिसकी वजह से उसे कहीं न कहीं बहुत अंदर से शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। रेहान के जो दोस्त थे अभय ने नैना का उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। यह उनके शादी में मिल चुके थे पर आज इस पार्टी में खास करके इन दोनों के लिए रखा था ताकि हर कोई क्लोज एक दूसरे को समझ सके। काफ़ी रात हो गया था पर रेहान अभी तक आया नहीं, इसलिए सभी लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और वे लोग अपने अपने बारे में बहुत कुछ बातें बता भी रहे थे।
नैना की लाइफ में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो वह बता के एंजॉय कर सके, और जो उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल हुआ है वह इन लोगों को नहीं बता सकती। वह अपने और रेहान के रिश्ते के बारे में इनके सामने नहीं कर सकती। वह बहुत खामोश बैठी थी। उसके दोस्त नैना और रेहान के हैप्पी मैरिड वाली रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे थे, पर नैना के पास कोई शब्द नहीं था। कुछ देर में रेहान इस पार्टी में पहुंच गया और नैना को इतना चुपचाप बैठा देख उसके पास आकर बैठा। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इतना देर ही सही पर रेहान आया। उसमें से एक रेहान का मजाक बनाते हुए कहा, तुम तो जोरू के गुलाम लग रहे हो, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ही रेहान हो। वहाँ पर बैठे हर किसी ने रेहान का किसी न किसी तरह से मजाक बनाने लगे, पर रेहान को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह तो सिर्फ और सिर्फ नैना को देख रहा था, और वह आया भी तो था तो सिर्फ नैना के लिए आया था। उसे इस पार्टी में आने का जरा भी मन नहीं था, क्योंकि वह अपने काम से काफ़ी थक चुका था। उसे इस वक्त आराम की ज़रूरत था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।